हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 6 फरवरी है और आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। ये जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो जानकारी के लिए बताते हैं कि आप अगर भारत का कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें करंट अफेयर हो, उसके लिए क्या होगा, 100% महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर भी जानकारी के लिए आप यूपीएससी का कोई भी एनडीए एग्जाम देते हैं, सीडीएस का एग्जाम देते हैं, सीपीएफ का एग्जाम देते हैं, ईपीएफओ का एग्जाम देते हैं और भी जो यूपीएससी वनडे एग्जाम देता है, उसके लिए क्या होगा, ये 100% क्या होगा, साबित ये महत्वपूर्ण होगा। पीसीएस का कोई भी एग्जाम दीजिए, जैसे कि बिहार का पीसीएस है, यूपी का पीसीएस है, झारखंड का पीसीएस है, राजस्थान का है, एमपी का है, वहां हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 40 क्वेश्चन तक क्या होता है, करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। अगर इतना करके जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होता है। बैंक का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का कोई एग्जाम दीजिए, रेलवे का कोई एग्जाम दीजिए, और भी कम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके लिए क्या होगा, ये महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पे पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उसने निजी करदाताओं को छूट का सीमा जो है 5 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, ये आपको बताना है। मतलब कि पहले 5 लाख रुपया अगर अकाउंट में होता था बैंक गया तो हम लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब क्या हुआ है कि उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ताकि हम लोग के अकाउंट में पैसा रहेगा इतना, तो उतना तक का कर दिया नहीं जाएगा, ये आपको बताना है। तो पहला है 6 लाख रुपया कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है, 8 लाख हो गया है या 10 लाख हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 7 लाख। मतलब कि आपके अकाउंट में 7 लाख रुपया है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। उसके लिए पहले था लिमिट 5 लाख, 5 लाख से ऊपर होता था तो टैक्स देना पड़ता था। अब 7 लाख रहेगा तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। अभी कौन अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, तो निर्मला सीतारमण है। ये बात याद रखिएगा, हर साल जो बजट जो पेश किया जाता है 1 फरवरी को होता है, और ये कौन करते हैं, तो अपने जो वित्त मंत्री रहेंगे वही हर साल करेंगे। मतलब अभी जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण है, तो वही पेश किए थे। ठीक है, और ये जो छूट है जो बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, ये तो हम लोग जान ही गए। ठीक है, लेकिन बजट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बजट का जो स्टैटिक्स पोर्शन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हर एग्जाम के लिए। तो पहला बात कि बजट है क्या। बजट हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर स्टेटमेंट बन जाए कि बजट 112 अनुच्छेद के में है लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बजट संविधान में नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसका जो टेक्निकल वर्ड क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, ये जो अपना संविधान का अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल 112 में है। ठीक है, आम भाषा में हम लोग बजट बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष पहले कार्य दिवस मतलब फरवरी के पहले दिन ये पेश होता है, ये बात याद रखिएगा, अपने वित्त मंत्री के द्वारा। संसद में पेश होता है। संसद की बात आए तो संसद 3 चीजों से बना हुआ है। पहले अपने राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है और लोकसभा, ये तीनों मिलकर क्या संसद का निर्माण होता है, मतलब पार्लियामेंट का निर्माण होता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा ही संसद में पेश किया जाता है। ये बात सबसे पहला अगर पूछ ले कि सबसे पहला बार भारत में बजट कब पेश किया गया था, तो 1860 ईस्वी में पेश किया गया था, 7 अप्रैल को। ठीक है, उस समय जब अपना ब्रिटिश क्राउन जो थे उनके सामने ये पेश किया गया था। जेम्स विल्सन जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता थे, एक स्कॉटिश जो थे एक अर्थशास्त्री थे, ये दोनों मिलकर क्या किए थे, ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किए थे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज का उस समय यहाँ पे राज था और वो मनमानी भी बहुत करता था, आप जानते ही होंगे अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो। ठीक है, और आजाद भारत का अगर पूछ ले कि आजाद भारत का पहला बार बजट कब पेश हुआ था, तो 26 नवंबर 1947 को हुआ था पहला बार। उस समय अपना वित्त मंत्री कौन थे, तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे, तो आर.के. षटमुखम सेठी थे, जो पेश किए थे बजट पहली बार। ये पूछ दे कि आजाद भारत में सबसे पहले कब हुआ, तो 1947 26 नवंबर को, और सबसे पहले अगर पूछ दे तो 7 अप्रैल 1860 को। ये बात याद रखिएगा। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 112 के। बजट आम भाषा में बोला जाता है, बजट कहीं भी नहीं लिखा हुआ है संविधान में, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बात याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा
को अपना राज्य गीत घोषित किया है? तो ये तो ऐसे भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र ने किया होगा। तो पहला है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है बी है। महाराष्ट्र ने जय जय महाराष्ट्र माझा को क्या किया है कि अपना राज्य गीत घोषित किया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने क्या किया है कि जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत को मान्यता दिया है। एक कब मतलब है, मतलब कब औपचारिक रूप से इसको अपनाया जाएगा? तो 19 फरवरी को हम लोग जानते हैं कि मराठा जो साम्राज्य है उसको संस्थापक कौन थे? तो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्हीं के जयंती पर क्या होगा, इसको अपनाया जाएगा। ठीक है, और अगर महाराष्ट्र के बारे में जान ले तो महाराष्ट्र जो है कब बना था? तो 1 मई 1960 ईस्वी का इसका संगठन हुआ था। साथ में उसी समय 1960 में ही किसका भी संगठन हुआ था? तो गुजरात का भी हुआ था। ये बात याद रखिएगा, महाराष्ट्र गुजरात दोनों एक जगह है, दोनों 1960 में बना था, ये भी याद रखिएगा। इसका कैपिटल कहाँ है? तो मुंबई है, विंटर में नागपुर है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी मतलब सबसे बड़ा सिटी कौन है? तो मुंबई है। और डिस्ट्रिक्ट कितना है? तो 36 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, 36 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जिला की संख्या कितना है? तो 36 है। ठीक है, गवर्नर कौन है अभी? तो भगत सिंह कोश्यारी है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एकनाथ शिंदे है। ठीक है, यहाँ के डिप्टी अगर चीफ मिनिस्टर बोल रहे तो देवेंद्र फडणवीस है। और यहाँ पर लेजिस्लेचर मतलब कि यहाँ पर जो सभा है वो द्विसदनीय है, ये बात याद रखिएगा। एक विधानसभा और एक विधान परिषद यहाँ पर है। विधानसभा विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है। ठीक है, द्विसदन 6 राज्यों में है। कौन कौन है ये बात याद रखिएगा, हम लोग पेयर में याद कर लेते हैं। ठीक, ये बात हमेशा याद रखिएगा। उधर देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक एक जगह कर लीजिए, आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक जगह कर लीजिए, और यूपी और बिहार एक जगह कर लीजिए। इस जो 3 का पेयर है मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 6 राज्य में क्या है, 6 के 6 राज्य में क्या है कि यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा का सीट कितना है? तो 288 है महाराष्ट्र में। और विधान परिषद का सीट कितना है? तो 78 है। यहाँ पर राज्यसभा का सीट कितना है? तो 19 है। और लोकसभा का सीट कितना है? तो 48 है। ये बात याद रखिएगा। ये जरूर याद रखिएगा कि 6 राज्य है जहां पर द्विसदन है, बाई कैमरल है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, अगर हम लोग महाराष्ट्र के मैप के बारे में जाने तो मैप भी हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कराता है कि पूछ लेगा कि महाराष्ट्र किससे किससे बाउंड्री टच करता है। तो इधर सबसे पहले अरेबियन सी से करता है, मतलब अरब सागर से करता है, जो हिंद महासागर इंडियन ओशियन का पार्ट है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इधर गुजरात से बाउंड्री टच करता है, इधर आपका मध्य प्रदेश से, इधर छत्तीसगढ़ से, यहाँ से तेलंगाना से करता है, यहाँ कर्नाटक से करता है, यहाँ एक से करता है, गोवा से बाउंड्री टच करता है। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दमन और दीप है और दादरा नगर हवेली है, दोनों को मिला दिया गया है अभी, तो भी बात याद रखिएगा। तो इतना हम लोग को मैप भी याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो पहला है आई एम एंड आई विल, दूसरा है लुक एट योर सेल्फ, तीसरा है एक्सेस टू केयर और चौथा है क्लोज द केयर गैप। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी ऑप्शन सही है, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, हर साल क्या होता है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसको हिंदी में कर्क रोग भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी कहीं पर लिखा हो, अगर हिंदी मीडियम का जो हम लोग एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे कर्क लिखा रहता है तो समझ में नहीं आता है, तो कर्क ही कैंसर का ही दूसरा हिंदी नाम है, ये बात याद रखिएगा। इस दिन क्या होता है कि कैंसर नामक जानलेवा जो बीमारी है, इसके कारण और लक्षण और बचाव के उपाय के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा किया जाता है, इसीलिए इसको मनाया जाता है। और हर जगह, बहुत जगह न्यूज में, बहुत जगह टीवी पर दिखाया जाता है ताकि इसके प्रति क्या हो, जागरूकता बढ़े। ठीक है, और हम लोग उससे लड़ सकें। ठीक, और लोगों को, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होता है तो उससे लोग दूर रहते हैं, तो इससे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये छुआछूत का बीमारी नहीं होता है। ठीक, ये भी याद रखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला क्या है कि हाल ही में FIH प्रेसिडेंट अवार्ड जो है 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? FIH मतलब क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जो है अपना,
वो जो है अवार्ड एक दिया है, प्रेसिडेंट अवार्ड दिया है 2023 का, वो किसे सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। तो तैयब इमरान का, इकराम का, सॉरी, नवीन पटनायक को, बीके पांडियन को और दिलीप तिर्की को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बीके पांडियन को, जो अपना क्या है कि ये जो है उड़ीसा के अभी सचिव हैं मुख्यमंत्री के। तो ये बात याद रखिएगा, इन्हीं को अभी दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि अभी उड़ीसा में क्या हुआ कि FIH मतलब विश्व हॉकी जो है मनाया गया 2023 का, ये बात याद रखिएगा। जो वहां अभी जो FIH का अध्यक्ष जो है तैयब इकराम, वही है जो क्या है कि सचिव जो है मुख्यमंत्री के सचिव बीके पांडियन को ये FIH राष्ट्रपति पुरस्कार से प्रदान किए। ठीक है, यहाँ के इसलिए भी सराहनीय किए, वहाँ का जो अध्यक्ष है FIH का, वो सराहनीय किया है कि CM जो पटनायक हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका निभाए हैं और बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं ये करवाने में। तो इसके लिए भी वो इनको सराहनीय है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, सॉरी, इसका बारे में अगर हम लोग जान लें कि FIH है क्या, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है, ये बात याद रखिएगा। फाउंडेशन कब हुआ था, मतलब बना था कब, तो 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में ये बना था, लेकिन अभी हेडक्वार्टर कहाँ था, स्विट्जरलैंड में है, लॉन्सन में। ठीक, मोटो क्या है कि फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर। ठीक, ये बात याद रखिएगा। फाउंडर कौन है, तो पॉल ल्यूटी इसका फाउंडर थे। अफिलिएशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के से है। तो ये बात याद रखिएगा, इतना इसके बारे में, FIH के बारे में याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूज में है। तो किसको अवार्ड जो दिया गया है, तो अवार्ड दिया गया है बीके पांडियन को, जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं उड़ीसा के। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक है। ठीक है, FIH का अध्यक्ष कौन है, तो तैयब इकराम है, ये भी याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस देश की महिला क्रिकेटरों का सम्मानित करने के लिए डेवी एच मेडल पेश किया गया है। डेवी एच मेडल, तो ये आपको बताना है किस देश का है। तो पहला बात है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा इंग्लैंड है और चौथा क्या है, नीदरलैंड है। ऑस्ट्रेलिया एक इकलौता देश है जो महाद्वीप भी है, कॉन्टिनेंटल भी है और क्या भी है, देश भी है, ये भी बात याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, न्यूजीलैंड है, मतलब कि ए ऑप्शन सही है। यहाँ का जो महिला जो क्रिकेटर होंगे उनको सम्मानित करने के लिए डेवी एच मेडल दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम ने क्या किया है कि घोषणा किया है कि उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को इस साल के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार समारोह में क्या होगा कि डेविल हॉकले मेडल से सम्मानित किया जाएगा। 23 मार्च को ऑकलैंड में आयोजित होने वाले न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के लिए सर रिचर्ड हैडली मेडल दिया गया और महिला को क्या दिया गया, तो डेवी एच मेडल दिया गया, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो दर्जा जो है बराबर करना चाहिए ताकि फीमेल और मेल दोनों बराबर में रहे, तो ये बात याद रखिएगा, इसीलिए सम्मानित किया गया है। न्यूजीलैंड के बारे में अगर जाने तो न्यूजीलैंड का अभी जो प्राइम मिनिस्टर है ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे, तो अभी कौन है, तो क्रिस हिपकिंस है, ये बात याद रखिएगा। कैपिटल कहाँ है, तो वेलिंगटन है। अभी यहाँ का आबादी देखिए तो 51.2 लाख ही इसका आबादी है वर्ल्ड बैंक 2021 के अनुसार से। और इसका कॉन्टिनेंट क्या है, मतलब कि कौन से महाद्वीप में आता है, तो ओशिनिया महाद्वीप में आता है। लैंग्वेज क्या है, तो मोहरी न्यूजीलैंडियन सिंग लैंग्वेज है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है कि किस राज्य ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है, तो ऑप्शन है पहला आपका हरियाणा, दूसरा है गोवा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, गोवा है। ठीक है, गोवा क्या है कि गोवा जो है सरकारी स्कूल के टीचरों को क्या किया है, प्रोत्साहन दिया है और वो बोला है कि ज्यादा से ज्यादा आप जानिए कि किस तरह से ये जो आई का जो प्रॉब्लम है बच्चों का दूर किया जाए, उसमें आप हाथ बटाइए। तो द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम कौन शुरू किया है, तो गोवा राज्य है जो शुरू किया है, ये बात याद रखिएगा। अनसाइट एसिलोर लुसो टीका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ क्या किया है, साझेदारी किया गया और विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ये बात याद रखिएगा। कौन किया है, तो गोवा किया है, ये बात याद रखना है। ठीक है, 2000 शिक्षकों को इसमें क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है स्कूली शिक्षकों में, ताकि वो क्या करे कि बुनियादी दृश्य तीक्ष्ण परीक्षणों का अपना परीक्षण देने का केंद्रित करेगा। ठीक है, वो याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया है कि गोवा सरकार स्कूली शिक्षकों जो है
एक परीक्षण के कार्यक्रम आयोजित कर रही है और करेंगे, ताकि बच्चों के आंखों को स्वास्थ्य की समस्याओं को सच्चा से पहचान हो सके और वो है जो प्रॉब्लम दूर हो सके, ताकि आगे के वो अपना फ्यूचर बहुत अच्छा से देख सके और काम कर सके। ये बात याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति के लिए आंख बहुत जरूरी होता है, विजन बहुत जरूरी होता है, तो ये बात याद रखना है। तो कौन सरकार किया है? तो गोवा गवर्नमेंट ने ये काम शुरू किया है, मतलब गोवा राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, अगला क्या है कि हम लोग गोवा के बारे में जाने तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को हुआ था। और ये जो है यहाँ पे किससे, मतलब कि किसके अंदर ये था? तो ये पुर्तगाल के अंदर था, ये भी बात याद रखिएगा। कैपिटल कहाँ है? तो पणजी है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी क्या है? तो वास्को डी गामा है। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ के थे? तो वो पुर्तगाल के ही थे, जो 1498 ईस्वी में आए थे भारत। कालीकट के तट पे जमोरिन जो राजा था, जो उस समय क्या किया था? स्वागत किया था। ये बात याद रखिएगा। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कितना है? तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। भारत का खोज भी वास्को डी गामा ही किया था, ये भी बात याद रखिएगा। वो सबसे पहले जो पुर्तगाल का था, जो भारत आया था, ये भी बात हम लोग को याद रखना है। अगर गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लाई है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रमोद सावंत है। ठीक है, यहाँ पर लेजिस्लेचर क्या है? तो एक सदनीय है, यूनिकैमरल है। असेंबली कितना है? मतलब 40 सीट है। ठीक है, और लोकसभा का, यहाँ पार्लियामेंट का मतलब सीट कितना है? तो 2 है। और राज्यसभा का सीट कितना है? तो 1 है। ठीक, चीफ सेक्रेटरी अगर जानने का मन है तो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के कौन है? तो परिमाल राय है। ये बात याद रखिएगा, एक IAS है। ठीक है, गोवा जो है यहाँ पर है। गोवा एक महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्या है? एक सैंडविच की तरह बीच में है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, दोनों के बीच में एक छोटा सा जगह है, वो गोवा है। ये मैप गलत है, एक बात याद रखिएगा कि ये जो तेलंगाना और उड़ीसा मैप मिलता नहीं है, ये मैप यहाँ पे गलत है। तो ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए, अगला क्या है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ऑप्स अलर्ट युद्ध जो है अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया है, ये आपको बताना है। तो पहला है राजस्थान और गुजरात, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है A और B दोनों। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? A और B दोनों में। ऑफ अलर्ट्स जो है क्या किस लिए मनाया जाता है? कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में कुछ दिन पहले क्या हुआ कि गणतंत्र दिवस मना है। तो गणतंत्र दिवस को सही तरीका से होने के लिए क्या होता है कि ऑफ अलर्ट युद्ध का राजस्थान और जो गुजरात है, वो हम लोग जानते हैं कि बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का जो एरिया बाउंड्री टच करता है, वो सब कुछ ना कुछ करते रहता है, जिससे अपना गणतंत्र दिवस का समारोह खराब ना हो जाए। इसी के लिए क्या हुआ, उसको सही तरीका से करने के लिए, अपना गणतंत्र दिवस के सही तरीका से मनाने के लिए ऑप्स अलर्ट युद्ध अभ्यास 21 से 28 जनवरी तक गुजरात के कच्छ के रण में और राजस्थान के बाड़मेर जो जिला है उसमें आयोजित किया गया। ठीक है, जो क्या होगा कि गणतंत्र दिवस के समारोह के समय भारत के विरोधी तत्वों को रोकना था। ठीक, ये जो 2022 का जो हम लोग गुजरात क्षेत्र जानते हैं, क्या है कि पाकिस्तान के मछुआरे पकड़े गए थे और वो काफी संवेदनशील है, वल्नरेबल है। तो इसी को बचाने के लिए अपना जो शांति से कोई भी कार्यक्रम हो जाए, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, हम लोग जानते हैं अपने देश के लिए, तो इसको सही से होने के लिए क्या होता है कि ये किया गया। कौन सा चीज? तो ऑप्स अलर्ट कहां पर किया गया? तो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर राजस्थान के बारे में जाने तो राजस्थान का जो एस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था? ये 30 मार्च और 1949 को हुआ था। ये बात याद रखिएगा। यहाँ का जो कैपिटल क्या है? तो जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। लार्जेस्ट सिटी भी क्या है? जयपुर है। डिस्ट्रिक्ट कितना है? जिला कितना है? तो 33 है, 33 है। और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अशोक गहलोत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टी का है। लेजिस्लेचर क्या है? तो यूनिकैमरल है, एक सदनीय है। विधानसभा का सीट कितना है? तो 200 है। सिर्फ यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद तो हम लोग जान ही गए हैं कहाँ कहाँ है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका एक जगह है, तो ये दोनों को M के याद कर लीजिए। आपका आंध्र प्रदेश
और तेलंगाना है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हुआ है तो इस कारण से याद कर लीजिए। और यूपी और बिहार दोनों अपना भाई भाई है, तो इसको एक तरह से याद कर लीजिए। मतलब कि 6 राज्य में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, द्विसदनीय है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला कि हम लोग पार्लियामेंट्री अगर स्टेटमेंट जाने तो यहाँ पर राज्यसभा जो है सीट है 10 है, और लोकसभा का सीट 25 है, और हाई कोर्ट क्या है, तो राजस्थान का अपना एक हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट है। ठीक है, ये बात याद रखिए। गुजरात के बारे में जाने तो हम लोग बोले थे आपको कि गुजरात और जो महाराष्ट्र है एक ही समय में हुआ था। इसका स्थापना तो कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। कैपिटल कहाँ है, तो गांधीनगर है। लार्जेस्ट सिटी का है, तो अहमदाबाद है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कितना, तो 33 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल है, जो बीजेपी के पार्टी के हैं। और लेजिस्लेचर क्या है, तो यूनिकैमरल है, ये भी याद रखिएगा। सिर्फ यहाँ पर विधानसभा, और विधानसभा का सीट कितना है, तो 182 है। राज्यसभा का यहाँ पर सीट कितना है, तो 11 है, और लोकसभा का सीट 26 है, और इसका भी अपना एक हाई कोर्ट है, ये बात याद रखिएगा। आप कमेंट में करिएगा कि कौन सा राज्य के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, ये नाम बताइएगा। चलिए, अगर हम लोग गुजरात और राजस्थान का स्थिति देखें कि कहाँ पे है और किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो अगर सबसे पहले हम राजस्थान के बारे में जाने तो इधर से पाकिस्तान से बाउंड्री टच करता है, मतलब एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। दूसरा, इधर पंजाब से बाउंड्री टच करता है, हरियाणा से करता है, दिल्ली से बाउंड्री टच नहीं करता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश से इधर से बाउंड्री टच करता है, इधर आपका मध्य प्रदेश से बाउंड्री टच करता है, यहाँ पर गुजरात से बाउंड्री टच करता है। ठीक है, ये बात तो हम लोग राजस्थान के बारे में जान गए। अगर इसको बारे में जाने तो ये अरेबियन सी से बाउंड्री टच नहीं करता है, ये भी बात याद रखना है। गुजरात के बारे में हम लोग जाने तो गुजरात जो है इधर अरेबियन सी से, मतलब कि अरब सागर से बाउंड्री टच करता है। अरब सागर किसका पार्ट है, तो हिंद महासागर का ही पार्ट है। ठीक है, और जो ये जो है महाराष्ट्र से इधर बाउंड्री टच करता है, इधर किससे टच करता है, मध्य प्रदेश से। ये 3 से करता है। एक जो यूनियन टेरेटरी है दमन और दीप दादर एंड नगर हवेली को क्या है कि एक कर दिया गया, उससे इससे भी ये बाउंड्री टच करता है, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ठीक है, कब मनाया गया, ये आपको बताना है। तो पहला 1 फरवरी को, दूसरा 2 फरवरी को, तीसरा है 3 फरवरी को, और चौथा है 4 फरवरी को। तो इसका सही उत्तर क्या है, 4 फरवरी को मनाया गया है, ये बात याद रखिएगा। 4 फरवरी को क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस हर साल मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो 2020 से ये हर साल मनाया जाता है। इसमें क्या है कि शिक्षित करना भी है, इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को शिक्षित करना है ताकि वो सहिष्णुता, बहुलवादी और परंपरा, आपसी सम्मान और धर्मों को और जो विश्वासों को, विविधता को क्या करे, मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है, ये समझे। क्या है कि हम लोग बहुत सारा समझते हैं कि जो धर्म है, विश्वास है, आपसी सम्मान है, क्या करता है, बहुत सारा लोग समझते हैं कि ये जो है बहुत अपने आप को तोड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको समझाना है कि जो सहिष्णुता है, बहुलवादी है, बहुलवादी परंपरा है, आपसी सम्मान है, जो धर्म है, विश्वास है, ये सारी जो विभिन्नता है क्या करता है, मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है, ये शिक्षित करता है। इसका यही काम है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस को मनाना, इसका यही उद्देश्य है मनाने का, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये कब से मनाया जा रहा है, तो 21 दिसंबर 2021 को क्या हुआ कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो घोषित किया कि 4 फरवरी को मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, हम लोग तो ऐसा भी अपना देश है कि बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है, और हम लोग तो मानते भी हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा संसार ही अपना एक कुटुंब है, एक जगह है रहने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा, अपना देश का जो फिलॉसफी है बहुत ही अच्छा माना जाता है, और है भी, माना क्या जाएगा। ठीक है, तो और इस जो क्या हुआ कि इस दिवस को क्या होगा कि विश्व अंतर धार्मिक जो है, एक दूसरे का जो धर्म का क्या करे, सद्भाव करे, इज्जत करे, मतलब रिस्पेक्ट दे। और हर सप्ताह क्या होता है कि मतलब जो फरवरी का जो फर्स्ट वीक होता है उसके द्वारा क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ये जो घोषणा कब हुआ था, 2010 में ही हो गया था, लेकिन 2020 में ये पूर्ण रूप से किया गया कि 4 फरवरी को मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इस बार जो है फरवरी के फर्स्ट वीक के दौरान मनाया जाता है, ये बात हुआ, तो ये बात याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किनके द्वारा लिखा गया है, तो पहला ऑप्शन आपका है श्रीधर
आर श्रीधर, दूसरा ऑप्शन है आपका चेतन भगत, तीसरा ऑप्शन है मेघनाथ देसाई, चौथा ऑप्शन है अवनीश दत्त। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मेघनाथ देसाई है। ये बात याद रखिएगा। मेघनाथ देसाई के द्वारा ये जो पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखा गया है, और कौन सा पब्लिकेशन इसको जारी किया है, तो हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया द्वारा प्रकाशित हुआ है। और इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, तो इस पुस्तक में क्या हुआ है कि इस पर क्या चीज पे प्रकाश डाला है कि 18वीं जो शताब्दी था उसमें अर्थशास्त्रों का अनुशासन ने कैसे व्यवस्थित रूप से किया था, ये इसमें क्या किया है, प्रदर्शित किया गया है, इसके परिधि में रखा गया है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा कि मार्च जो है 2023 तक किस हवाई अड्डों पर निजी यात्रा लागू की जाएगी, ये बात बताना है आपको। पहला है कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद। दूसरा ऑप्शन है जयपुर, ग्वालियर, मुंबई हवाई अड्डा। तीसरा ऑप्शन है आपका दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी। चौथा है अहमदाबाद, नोएडा और दिल्ली हवाई अड्डा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ए है, मतलब कि कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर क्या होगा कि डीजी यात्रा शुरू होगा। डीजी यात्रा होता क्या है, इसमें क्या होता है कि बिना किसी कागज का, आपके पास कोई कागज ना हो, कोई भी संपर्क ना हो, चेहरा से पहचान लिया जाए, मतलब कि फेसिंग रिकॉग्नाइजेशन क्या होगा, फेस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू आपको आसानी से जाइएगा, आसानी से आ जाइएगा। कोई भी बोर्डिंग पास लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सीधे आप बोर्डिंग पास से जुड़ जाइएगा, ये बात याद रखिएगा। चेहरे के फीचर्स का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, और वो आपकी पहचान स्थापित हो जाएगी कि आप हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बिना किसी कागज का, बिना कोई संपर्क किए बिना चेक पॉइंट से आप गुजर सकते हैं, इसके लिए ये किया गया है। ये जो पहले चरण में डीजी यात्रा का जो है अगस्त 2022 में वाराणसी और बेंगलुरु के 2 हवाई अड्डों पर क्या हुआ था, शुरू हुआ था, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि किस इसमें क्या चीज गलत है ये भी बताना है आपको, और उसको ताकि सुधारा जा सके, और जब अच्छा है तो उसका प्रशंसा भी देना है, प्रतिक्रिया भी अपना करना है, तो ये बात बताना है। तो ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।